नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे 25 सालों का लेखा जोखा, विपक्ष का तंज, जनता से धोखा। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवंबर माह के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की 5वीं विधानसभा साल 2025 का विशेष सत्र आहूत किया है। राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसार विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को सुबह 11 बजे से देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। यह अधिसूचना 18 अक्टूबर को राजभवन की ओर से जारी की गई। विशेष सत्र में राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन बीजेपी के नेतृत्व में किया गया था। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान 42 आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर यह सत्र ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसमें राज्य के अब तक के सफर, उपलब्धियों, चुनौतियों और आगामी विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं प्रदेश में लंबे समय से खाली पड़े कैबिनेट के पद को भी जल्द भरे जाने की चर्चाएं गर्म है। आज इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड गठन की रजत जयंती पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सत्र में प्रदेश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बीते दिनों बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने थराली की आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द शुरू करने के साथ अधिकारियों से कहा था कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। बैठक में तय किया गया कि नवंबर माह में विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बैठक में लिए गए फैसलों के तत्काल क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। वहीं रजत जयंती पर विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि विशेष सत्र होना चाहिए। 25 साल हो रहे हैं जिसमें प्रदेश की उपलब्धियों को याद करने का भी समय है। जहां खामियां रह गई हैं, जहां कमजोरी रह गई है, उन पर विवेचन करने की भी जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी जी ने एक बड़ी गलती कर दी थी। जो विशेष सत्र गैरसैंण के भराड़ी साइड में होना चाहिए था, वो देहरादून में हो रहा है। देखिए, जो 2 दिनों का ये हमारा विशेष सत्र है, उसमें वही सभी विकास की चर्चा और आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे अनुभव रहे हैं, सभी के सुझाव आकर कि हमारा राज्य आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा नाम आए, एक आदर्श राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर पक्ष विपक्ष विधानसभा में एक रोड मैप तैयार करेंगे। 25 साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की, उनको भी याद करने का समय है। और जहां खामियां रह गई हैं, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम 25 साल बाद सदैव तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रह गई, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन का होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी सूत्रों के अनुसार गढ़वाल, कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन की बजाय इस बार बीजेपी लोकसभा क्षेत्र
प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है। सूत्रों के अनुसार फौरी तौर पर जो बात आई है उसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र से 2-2 लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी। इनमें भी बड़े जिलों को ज्यादा स्पेस मिल सकता है। बता दें कि राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का आकार मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्यों का है। लोकसभा क्षेत्र वाले फॉर्मूले के अनुसार वर्तमान में धामी कैबिनेट संतुलित नहीं है। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का पलड़ा कुछ ज्यादा भारी है। यहाँ से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत को शामिल करते हुए 3 मंत्री हैं, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से गणेश जोशी और नैनीताल से सौरभ बहुगुणा के रूप में एक प्रतिनिधि है। इधर अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्यमंत्री धामी को शामिल करते हुए उनके साथ काबीना मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 0 है। कुछ समय पहले तो वित्त मंत्री के रूप में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार कोटे के मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन मार्च में विधानसभा सत्र में हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद से ही मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और सचिवालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई है। बीते दिनों भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल जल्द आकार लेने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल के कई पद पिछले कुछ सालों से खाली पड़े हैं, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कौन मंत्री बनेंगे, इसका निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही करेंगे। अगर करना होता तो 4 साल के अपने कार्यकाल में अभी तक वो कर चुके होते मंत्रिमंडल विस्तार। और यदि अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ये जो 6 मंत्री हमारे ऊपर थोप रखे हैं, ये क्या बिना परफॉर्मेंस के आधार पर थोप रखे थे? किस तरह से हर विभाग जो आपने इन मंत्रियों को सौंप रखे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर मैं गणेश जोशी की बात करूं तो गणेश जोशी स्वयं आय से अधिक संपत्ति मामले में, उद्यान घोटाले में और सैन्य धाम घोटाले में आरोपित हैं। और वहीं अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बहुत बड़ा बंदरबाट हो रखी है। उस अधिकारी जिसने ये किया उसको क्लीन चिट दे दी गई है। और अगर हम आगे चलकर बात करें वन विभाग में तो 7000 ऐसे खंबे दिखाए जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। धामी अगर यदि अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं तो अब बहुत देर हो गई है और इतने समय से राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि सरकार चले, ढंग से चले, वो उन्होंने अपने मंत्री बनाए नहीं और बिना मंत्रियों के सरकार उन्होंने चलाई है। अब सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है, उत्तराखंड से बाहर होने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब वो अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि विशेष सत्र उनको बुलाने का उन्होंने कहा है कि मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा। विशेष सत्र जनता के लिए अगर बुलाए, वो गैरसैंण राजधानी के लिए बुलाए, मूल निवास के लिए बुलाए, रोजगार बेरोजगारों के लिए उनके समाधान के बुलाए, पलायन पर रोक लगाने के लिए बुलाए, परिसीमन पर बुलाए, तो विशेष सत्र बुलाने का कोई तात्पर्य है। और ये बेफिजूल के हो हल्ला करने से आपने देखा 2 घंटे 40 मिनट केवल सदन चलाकर वो गैरसैंण से भागाए। ये क्या सदन है? ये उत्तराखंड की जनता की पैसों का दुरुपयोग है। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के कई पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है। और लेकिन हम सब चाहते हैं, सबकी उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। भाजपा सरकार का मानना है कि यह 25वीं वर्षगांठ राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पिछले 2.5 दशकों में हुए विकास का मूल्यांकन करने का एक अवसर है। साथ ही यह भविष्य योजनाओं पर विचार विमर्श करने का भी मंच प्रदान करेगा। इस सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के विचारों का आदान प्रदान होगा। इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्यपाल ने इस विशेष सत्र के आयोजन को मंजूरी देकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सत्र उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। वहीं विपक्ष 25 सालों में हुए विकास नहीं, देश में हुए भाजपा सरकार के कामों को विनाश के कामों से तुलना कर रहा है। साथ ही इसका परिणाम 2027 के चुनाव में भुगतने की बात कर रहा है। अब देखना होगा 25 सालों में कामों को जनता किस नजर के चश्मे से देखती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। का उत्तराखंड अब होने जा रहा है और इन 25 सालों में उत्तराखंड ने तमाम उतार चढ़ाव, तमाम उपलब्धियां और तमाम चुनौतियों का सामना भी उत्तराखंड ने किया है। इस
विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आरपी रतूड़ी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक स्वाभिमान मोर्चा से पीसी थपलियाल जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी से हमारे साथ जुड़ेंगे। तेलूराम प्रधान जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आरपी रतूड़ी जी का रुख करेंगे। आरपी रतूड़ी जी, उत्तराखंड अब 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 25 वर्ष का होने जा रहा है उत्तराखंड। इन 25 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, तमाम चुनौतियों का सामना किया है, तमाम आपदाएं उत्तराखंड ने इन 25 सालों में देखी हैं और तमाम चुनौतियों को डटकर उत्तराखंड ने सामना किया है और आज एक मजबूत राज्य के तौर पर उत्तराखंड अपने आप में देश का एक प्रमुख और मजबूत राज्य के तौर पर अपने आप को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इन 25 वर्षों में तमाम उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों की हम बात करेंगे। इसके अलावा मौजूदा समय में तमाम चुनौतियां हैं, आगे भविष्य का रोड मैप कैसा हो, इसी को लेकर राज्यपाल ने अपने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 5वीं विधानसभा जो 2025 से उसमें विशेष सत्र आहूत किया है जो 3 और 4 नवंबर को होगा। क्या लगता है कि अब इन विशेष सत्र में, इस विशेष सत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियां, आगे की चुनौतियां, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। इन 25 सालों की जो यात्रा है इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मनोज जी, ये हमारे लिए तो, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों में रहे, हमने इस राज्य की लड़ाई जिन परिस्थितियों के साथ लड़ी थी, उत्तराखंड का जब हम देख रहे थे कि संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, तो राज्य आंदोलन में बहुत सारे मेरे नौजवानों ने अपनी शहादत भी दी जी, और बहुत सारी मातृ शक्ति ने अपना अपमान भी सहन किया और ये राज्य प्राप्त किया। हम शुक्रिया अदा करेंगे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने जन भावनाओं का आदर करते हुए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया और उत्तराखंड राज्य का सपना जो उन शहीदों का था, चाहे वो खटीमा गोलीकांड के लोग थे, मसूरी गोलीकांड के थे, नारसन और इस गोलीकांड के हमारे वो शहीद थे, उनका सपना उन्होंने पूर्ण करने का एक नींव रखी। और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि 10 साल कांग्रेस के और 15 साल भाजपा के खाते में है, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ये चिंतन और मंथन कहा है कि हमने यहाँ पर 2000 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने ITI थे, कितने अन्य संसाधन थे, अस्पताल थे, शिक्षा विभाग के उस शिक्षा केंद्र थे, ये सब निश्चित तौर पर हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है, कहने वाले आधा गिलास खाली देखेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी सोच सकारात्मक है, मैं हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखता हूँ और हमने बहुत कुछ पाया। ऐसा नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज हाँ एक नहीं था तो आज हमारे पास 5 मेडिकल कॉलेज हैं जी। हमारे पास IIM जैसी जो सभी सोच नहीं सकते थे, वो भारत सरकार की बड़ी दिल खोल करके देने वाले TSGC का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारा पेट्रोलियम, हमारे संस्थान जो शिक्षा के बड़े हैं, हमने निश्चित तौर पर परिपूर्ण तो अभी तक हिमाचल भी अपने को नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा, या जो राज्य सन 66 में बन गए, 70-72 में बन गए, वो भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम विकास की तरफ बढ़े हैं। हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में विकास किया, हमने शिक्षा में विकास किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमने इंडस्ट्रियल, आज हमारे पास 3 सिडकुल है। निश्चित तौर पर हमारे उद्योग, आज हमारे धामी सरकार जी ने जो 3.5 लाख करोड़ के MOU कराए, धरातल पे लगभग 1,22,000 करोड़ के
अभी तक निवेश के धरातल पर उतर चुके हैं। तो ये अभी हम बढ़ रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हम धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, जहां उत्तराखंड में केवल हम कहते थे कि 6 महीने का धार्मिक पर्यटन होगा। हमारी सरकार ने पुष्कर धामी की सोच ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पे अब हमने शरतकालीन भी इन 4 धामों के व्यवस्था कि ये सत्र, ये 4 धाम की यात्रा ये 12 महीना चले। आरपी रतूड़ी जी, जब उत्तराखंड अपने 25वें स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है और उत्तराखंड अपने 25 वर्षों की जो यात्रा को याद कर रहा है, ऐसे में अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। हालांकि 15 साल 10 साल कांग्रेस ने भी शासन किया है। इन 15 सालों के कार्यकाल को कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े कर रही है। दूसरी चीज, जब राज्य जो है 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है और कहीं ना कहीं उपलब्धियों की बात होगी, ऐसे में अब जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि अब तक जो मंत्री थे, कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कुछ को नए को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस इस पर भी निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस निशाना साधने की, अब वो पहले अध्ययन करके नहीं बैठते हैं। आदरणीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में कितने समय तक उन्होंने वो कैबिनेट का भरान किया, कभी 4 जो जगहें थी, क्या उन्होंने उसी के कारण, तो आपने देखा होगा कांग्रेस टूट के कगार पे गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जिम्मेदारी महसूस क्यों नहीं करते हैं? अरे जिनके घर शीशे के पत्थर नहीं फेंका करते हैं, उनको ये चिंता चाहिए कि हम पहले अपने अंदर झांकें कि हमारी कमी क्या थी। आपने तो पार्टी इस आधार पर, अगर आप कैबिनेट भर देते, अपनी हठधर्मी न दिखाते हरीश रावत जी, तो शायद कांग्रेस टूटती भी ना जी। कांग्रेस 2 फाड़ क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? तो पहले वो अपने अंदर झांके, केवल कमी न करके 10 साल आपको समय मिला, तो 10 साल में आपने क्या क्या, ये आज कहने के, क्योंकि ये उपलब्धियां भी इन 25 सालों में रतूड़ी साहब गिनाए अपनी, हमने 10 साल में ये किया, आरपी रतूड़ी जी हमने 15 साल में ये किया। राजनीतिक तौर पर ये उपलब्धियां भी इन 25 सालों में गिनी जाएंगी कि कांग्रेस में कौन टूटा, भारतीय जनता पार्टी में कौन जुड़ा, कौन टूटा, इन 25 सालों में ये उपलब्धियां भी गिनी जाएंगी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट जुड़ी नहीं है, बनाए अभी तक खाली है। ये भी बताएं कि आपके कारण जब आप कैबिनेट भर देते उस समय हरीश रावत जी ने कितने दिन खाली रखी, कितने 2 साल 3 साल तक अपने कार्यकाल में कब भरी? वो लास्ट में जब 6 महीने रहे तब उन्होंने वो कैबिनेट की जगह भरी। बिल्कुल, उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अपनी बात करें कि हमने ये विकास किया 10 ठीक है। रतूड़ी साहब आपकी बात आ गई जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ पीसी थपलियाल साहब जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, आपका रुख कर रहे हैं। पीसी थपलियाल जी, इन 25 सालों में उत्तराखंड ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, तमाम चुनौतियों का भी सामना किया है और स्थापना के दौरान कई ऐसे जो 42 आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी, उसके बाद ये राज्य जाकर मिला है और अब ये राज्य 25 साल पूरे कर रहा है। इन 25 सालों की यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ अब जब ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या हो सकता है इस विशेष सत्र में इन 25 सालों की यात्रा को या अपनी उपलब्धियों को सरकार गिनाएगी? देखो, सरकार हमेशा तमाशाओं की राजनीति में विश्वास करते हुए फिर से जनता के आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास कर रही है। और वो जो अभी प्रवक्ता इतनी बातें कर रहा था उत्तराखंड के बारे में, लेकिन क्योंकि उनको वो आधा गिलास पानी का भरा हुआ दिखाई देता है, वो एक पॉजिटिव सोच के हैं, और हम लोगों को आधा गिलास खाली दिखाई देता है, हम नेगेटिव सोच के लोग हैं। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये राज्य पूरी तौर से कर्ज में डूब गया है और इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा कर्ज इन लोगों ने हमारे सिर में डाला है। नंबर 2, इन लोगों ने आज दिन तक इस राज्य को, यानी
इनके अटल जी ने जो हमें राज्य दिया, बिना राजधानी का राज्य दे दिया, और बिना राजधानी का राज्य असंवैधानिक होता है, अपराध होता है। राजधानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी राज्य का जी। लेकिन इन्होंने 26 संशोधन के बाद 29 संशोधन करके पूरी परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश के हवाले करके एक नंगा भूखा उत्तराखंड हमें दे दिया है। हम आधा गिलास खाली देखने वाले लोग हैं। हम देख रहे हैं कि इस राज्य की जो लड़ाई हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं रोजगार था। आज रोजगार उपनल के माध्यम से युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेलते हुए किस तरह से इस राज्य की लूट इन्होंने मचाई हुई है हम देख रहे हैं, क्योंकि हम आधा गिलास खाली देखते हैं। हमें इन लोगों की सोच पे दया आती है कि इनको ये नजर नहीं आ रहा कि इनका मुख्यमंत्री किस तरह से इस राज्य के संसाधनों को बेच रहा है। इनको नजर नहीं आता जॉर्ज एवरेस्ट जिस तरह से एशियन बैंक से लोन लेकर डेवलप करके और एक संस्था को दे दिया जाता है 15 करोड़ रुपए 15 साल के लिए। आप ये देखिए, इनको बैरागी कैंप नहीं नजर आ रहा, इनको जो रोप वे है किसकी इनको क्या है। इन्होंने तो जश्न में जाना है, जश्न। इनको जनता वोट दे रही है, वोट। अब इनका प्रयास ये है कि जो दो दिनी विधानसभा चल रही है उस विधानसभा में मुख्यमंत्री एडी से चोटी तक जोर लगा रहा है कि प्रधानमंत्री जी उस विधानसभा को संबोधित करने आ जाएं। तो हमारा कहना यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में राहुल गांधी को भी बुला दें तो बहुत अच्छा होगा। हमारी विधानसभा में वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, आधा गिलास भरा और आधा खाली दोनों नजर आ जाएगा। क्योंकि इन लोगों की जो सत्ता चला रहे इस राज्य में, ये दो ही तो हैं जो दिल्ली से यहाँ पे मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं। आज जो हारा हुआ मैं विधायक हमारे ऊपर मुख्यमंत्री बना के दिया हुआ है, और भ्रष्टाचार में जिस तरह से नंगा नाच हो रहा है, जो वीआईपी को छुपा रहा है, जो अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को ढक रहा है, जो उसको नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरह से सैन्य धाम में क्या हुआ है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पे अग्निवीर योजना जो हमारी परंपरागत जो एक रोजगार था इस राज्य का, उस पर कुठाराघात करने वाले आज नौटंकी कर रहे हैं उन अग्निवीरों के माध्यम से। साहब इनको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग। तो ये तमाम सवालों को लेकर ठीक है आज जिस तरह से आज आपदा प्रबंधन में जो अभागे धराली में दबे थे वो दबे ही रह गए। ये नाचेंगे इस राज्य में जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, जहां जंगली जानवरों का आतंक हमें रात को सोने नहीं देता, विवश कर देता है हमें पलायन करने के लिए। ये जश्न मनाएंगे 25 साल का, और ये तय करेंगे कि आगे के 25 साल में इस राज्य को कैसे खत्म करें। ठीक है थपलियाल जी, आपकी बात आ गई। थपलियाल जी आपकी बात आ गई। थपलियाल जी, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं यूकेडी से। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड अपने 25 वर्षों की यात्रा के अब अंतिम पड़ाव पर है और वो 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इन 25 वर्षों के यात्रा के उपलक्ष्य में विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल ने बुलाया है। इस 2 दिन के विशेष सत्र में जाहिर सी बात है कि सरकार इन 25 वर्षों की जो यात्रा रही है उस पर चर्चा कर सकती है। आगे की चुनौतियां, जो आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, इस पर चर्चा कर सकती है। लेकिन आपकी नजर में इस 25 साल की यात्रा को, आपकी नजर में आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि ये राज्य कहीं ना कहीं आंदोलन से उपजा ये राज्य, और तमाम चुनौतियों के बाद आज ये राज्य मजबूती के साथ खड़ा है। इस 25 वर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? आज की डिबेट बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है जी। राज्य को 25 वर्ष होने को जा रहे हैं, और जिन बुनियादी चीजों के लिए ये राज्य मांगा गया था, स्थिति यथावत है जी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इन 25 वर्षों की उपलब्धि अपने आप को गिनवाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर से एक बड़ा हजूम
देहरादून मुख्यमंत्री को घेरने के लिए पैदल यात्रा कर रहा है। कहने का मतलब है उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं जी, महिलाओं को इलाज ना दवाई के मौतें हो रही हैं। दूसरी ओर इन 25 वर्षों में राज्य के संसाधन बेइंतहा बाहर के लोगों के द्वारा शांति भट्ट जी, कुछ तकनीकी व्यवधान है, आपका नेटवर्क शायद बेहतर नहीं आ पा रहा है, इस वजह से आपकी आवाज जो है बेहतर। जी ठीक है शांति भट्ट जी, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज जो है बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शांति भट्ट जी, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है और शायद नेटवर्क की समस्या है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 25 सालों का लेखा जोखा, विपक्ष का तंज, जनता से धोखा। और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी, उत्तराखंड 25 साल पूरे करने जा रहा है और ये राज्य जो है संघर्ष के बाद, आंदोलन के बाद ये राज्य का गठन हुआ। 42 आंदोलनकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उसके बाद ये राज्य उत्तराखंड वासियों को मिल पाया। और इन 25 वर्षों की अगर यात्रा की बात करें तो ये यात्रा काफी उतार चढ़ावपूर्ण रही है, काफी उपलब्धियां भी उत्तराखंड ने हासिल की और तमाम आपदाएं जो साल दर साल उत्तराखंड ने देखी हैं, इन सभी विश्लेषणों को देखते हुए आपसे इन 25 सालों की यात्रा उत्तराखंड की कैसी रही है? दो राजनीतिक दलों ने इस पर शासन किया है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। उसका उन दोनों राजनीतिक दलों के सरकारों का विश्लेषण करते हुए आपका एक 25 सालों का अनुभव क्या कहता है? किसी भी राज्य के लिए जी 25 साल बहुत बड़ा वक्त नहीं है जी, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। क्योंकि किसी भी जब हम राज्य की बात करें या समाज की बात करें तो पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बेसिक चीजें होती हैं, जरूरतें होती है जी। और निश्चित तौर पर 25 सालों में उत्तराखंड ने इस मामले में बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें अधूरी हैं जी, जिनको भविष्य में पूरा किया जाना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने इस राज्य के विकास में योगदान दिया तो मुझे लगता गलत होगा जी। इस राज्य के विकास में दोनों पार्टियों ने, जिन्होंने शासन किया, बराबर योगदान दिया है। और मुझे तो लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय जो था वो 2002 से 2007 का था, क्योंकि 2000 से 2002 तक जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी तो वो सरकार चीजों को समझ रही थी, प्लानिंग बना रही थी जी। और उनको ये उम्मीद थी कि 2002 में रिपीट होगी सरकार भाजपा की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि पूरे भारत में अपने जो सबसे अनुभवी नेता थे नारायण दत्त तिवारी, उनको इस राज्य का मुख्यमंत्री बना के भेजा। और नारायण दत्त तिवारी के 5 साल के कार्यकाल में इस राज्य में विकास के अभूतपूर्व काम हुए, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी, उसके अलावा तमाम संस्थानों को उन्होंने केंद्र से अपने संबंधों के जरिए, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी के संबंध डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम मुख्य प्रधानमंत्री थे उनसे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने तमाम चीजें उत्तराखंड के लिए उस समय हासिल करी
और आज उत्तराखंड, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज उत्तराखंड जिस जगह पे खड़ा हुआ है उसमें शायद सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र तिवारी जी का है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो जब नींव पड़नी थी विकास की इस राज्य में, तो वो नींव नरेंद्र तिवारी ने डाली है। इसके बाद तमाम मुख्यमंत्री हुए, हम उसके बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी की बात करें, निशंक जी की बात करें, फिर खंडूड़ी जी की बात करें, या उसके बाद विजय बहुगुणा की बात करें, हरीश रावत की बात करें, या उसके बाद त्रिवेंद्र रावत की बात करें, तीरथ सिंह रावत की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तो इन्होंने निश्चित तौर पर जो नींव पड़ी थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और देखिए, जब विकास सतत प्रक्रिया है, ये सब जानते हैं, और एक दिन में सारी चीजें हल नहीं हो सकती, उसमें समय लगता है। वो एक प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे होती है। तो वो विकास की प्रक्रिया आज भी चल रही है, और उसमें किसी को ज्यादा श्रेय या किसी को कम श्रेय दिया जाना मुझे लग रहा है गलत है। और आज भी निश्चित तौर पर थपलियाल जी सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज भी जो होना है, तो उनके लिए आगे प्रयास करने होंगे। और जो 3 और 4 को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हो रहा है, निश्चित तौर पर उसमें चाहे कांग्रेस के लोग हो, भाजपा के लोग हो, हम बसपा की बात करें, हम निर्दलीय विधायकों की बात करें, मुझे लगता है उस सत्र में तमाम लोग इस राज्य के विकास के जो खाका है वो नए सिरे से खींचेंगे, पुराने की समीक्षा करते हुए नए सिरे से खींचेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं जी, थपलियाल जी को करेक्ट कर दूं कि 3 तारीख को प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। 3 तारीख को जो उद्घाटन सत्र होगा उसके लिए राष्ट्रपति देहरादून आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 9 को देहरादून आएंगे, जो सैन्य धाम का उद्घाटन करेंगे या राज्य स्थापना के और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो 3 तारीख को राष्ट्रपति इस विशेष सत्र का उद्घाटन करेंगी, और उसके बाद मुझे लगता है पक्ष विपक्ष एक सकारात्मक माहौल में इस राज्य के विकास के लिए अपना एजेंडा आगे करेगा। और निश्चित तौर पर ये देखिए, एक बात मानने की है, हम राजनीति भले ही कुछ करें जी, लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे थपलियाल जी हो, या हमारे कांग्रेस के लोग हो, सबका एक ही ध्येय है कि किस तरह उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में शामिल हो। ये सबकी चिंता का विषय है। सकता है उनका तरीका बोलने का अलग हो, उनकी सोच अलग हो, लेकिन एक ही ध्येय है कि इस राज्य को पूरे भारत में किस तरह नंबर 1 राज्य बनाया जाए। मुझे लगता है ये चिंता सबकी है, और इसी चिंता के ऊपर आगे बात होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल अरुण शर्मा जी, एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आधा गिलास और भरे गिलास की, आधा खाली और आधे भरे गिलास की बात की गई, तो निश्चित रूप से विपक्ष तो आधे खाली की बात करेगा ही, और अगर विपक्ष नहीं करेगा तो फिर विपक्ष बात किस पर करेगा? आपकी उपलब्धियां तो नहीं गिनाएगा। दूसरी चीज जो सामने आ रही है कि इस सत्र को लेकर कांग्रेस कह रही है कि गैरसैंण में होना चाहिए, देहरादून में हालांकि हो रहा है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट विस्तार होना है, और कांग्रेस इस पर लेकर लगातार टिप्पणी कर रही है कि जो मौजूदा मंत्री थे क्या वो करप्ट थे, ठीक नहीं थे, अगर नहीं थे तो उनको क्यों बोझ के तौर पर रखा गया, और नए जो है वो क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, वो एक गाना था कि लोगों का काम है कहना जी। निश्चित तौर पर विपक्ष की ये ड्यूटी भी है कि वो सरकार को समय समय पर आईना दिखाते हैं, और वो इस राज्य के विकास के लिए एक, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कि जब सरकार को उनकी गलतियां दिखाई जाए और आगे की भविष्य की क्या योजना है उस पर भी बात की जाए। मुझे लगता है केवल आईना दिखाने से काम नहीं चलेगा, वो आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए, उसके तरीके क्या होने चाहिए, ये भी बताया जाना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, बहुत दिनों से हम चर्चा सुन रहे हैं जी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जाना है, और हम जैसे खबरनवीस इस खबर के पीछे लग जाते हैं कि कौन कौन मंत्री ड्रॉप होगा, कौन कौन नया आएगा, और यही इसी चर्चा में हम सारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार करना ना करना ये बीजेपी का काम है। अगर उनको ये लगता है कि 6 लोगों से काम चल रहा है तो वो 6 से चला ले, लेकिन इस राज्य के लिए और मुख्यमंत्री विशेष के लिए ये जरूरी है कि वो काम का जो 40 से अधिक
डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है। जब नए मंत्री बनेंगे तो वो उनमें बटेंगे। मुख्यमंत्री का भी बोझ हल्का होगा और लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। हो सकता है उसमें से कुछ बहुत अच्छा काम करे और आने वाले समय में इस राज्य के अग्रणी नेता के तौर पर सामने आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी अच्छी बात होगी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अब वो कब होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम सबने आज तक देखा चौंकाने वाले निर्णय लेती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के चयन में हो या किसी और मामले में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरुण शर्मा जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। रतूड़ी साहब के पास एक बार फिर से जाएंगे। रतूड़ी साहब, निश्चित रूप से 25 साल की जो यात्रा है, आपका भी उसमें शासन रहा है, कांग्रेस का भी उसमें शासन रहा है। विश्लेषण जो जरूर होना चाहिए, लेकिन ये समग्र विश्लेषण की जरूरत है। और हमें लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सत्ता में आना जरूर रहता है, लेकिन सबका उद्देश्य और ध्येय एक ही होता है कि प्रदेश आगे बढ़े, जनता की सेवा कैसे हो। और उत्तराखंड को आगे अगर बढ़ाने की बात है तो कम से कम इस विषय पर पक्ष हो या विपक्ष हो, एक राय होनी चाहिए उत्तराखंड कैसे आगे जाए। आधा गिलास कोई देख रहा है या भरा देख रहा है, यह विषय नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड किस तरीके से आगे जा रहा है, क्योंकि अब तक के उत्तराखंड की यात्रा में उत्तराखंड ने तमाम चुनौतियों का सामना किया है और आगे भी तमाम चुनौतियां हैं, तमाम योजनाएं बनती हैं धरातल पर और उनका वो उतरती भी हैं, लेकिन कुदरत कभी कभी साथ नहीं देती है, उसके बाद योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में अब जब ये विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, इन चुनौतियों पर यहां पर चर्चा होगी। उपलब्धियां तो निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा गिनाई जानी चाहिए, लेकिन भविष्य की चुनौतियां, जो गलतियां, अभी यही हरीश रावत जी कह रहे थे अपनी बातचीत में कि जो गलतियां हैं अब हुई हैं, किसी भी सरकार से हुई हैं, चुनौतियां आने वाली जो हैं, इस पर विशेष फोकस होना चाहिए। और कम से कम आगे का जो रोड मैप बने उसमें पक्ष और विपक्ष उत्तराखंड की प्रगति के बारे में ही सोचें। देखिए, निश्चित तौर पर मनोज जी, हम उत्तराखंडी पहले हैं, पक्ष और विपक्ष बाद में है। हमारी चिंता उत्तराखंड कैसे विकास करे। लेकिन निश्चित तौर पर अभी आदरणीय शर्मा जी का जो बयान था, कितना मतलब सकारात्मक सुझाव के रूप में कितना सुंदर सुझाव है कि भाई क्या करना चाहिए। आदरणीय थपलियाल जी मेरे बहुत ही सम्मानित पूर्व सैनिक भी हैं और बहुत अच्छे व्यक्तिगत मित्र भी हैं जी। लेकिन उनकी एक टिप्पणी मुझे वो क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह थराली में और धराली में आपदा, ये दैविक आपदा थी, ये कोई सरकार द्वारा योजित वो नहीं थी। ये धराली और ये आपदा ये प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री ने कितनी संवेदनशीलता से, आपने देखा होगा धराली आपदा के बाद 4 दिन उत्तरकाशी में कैंप करके वहां उनके साथ जो प्रभावित थे उनके साथ अपने आप को खड़ा करके वहां की कैसे अधिकारियों से कहा कि भाई यहाँ की व्यवस्था कैसे की जाए, इनको कैसे हम राहत दें। वो उन्होंने कैलाश खेर को ला करके केदारनाथ की आपदा में नचाने का काम नहीं किया कि 12 करोड़ दे दो, कंकाल नीचे पड़े थे नरकंकाल और 12 करोड़ दे करके नाचना और गाना नहीं करा। ये अंतर हमारे धामी सरकार में है। ऐसे ही नहीं, धाकड़ धामी कहते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं और थराली में हो चाहे धराली में हो, स्वयं धराली में भी तत्काल पहुंच गए। धराली में तो खैर 3 दिन का प्रवास किया। तो कम से कम क्योंकि आदरणीय थपलियाल साहब बहुत ही संवेदनशील आदमी, तो इस तरह का कम से कम नाचने गाने का जिन्होंने नाच गाना किया है उन पर भी सीधा सीधा करें। और पहली देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना अंतरिम सरकार के बाद, ये पहला कर्तव्य निर्वाचित सरकार का होता था। जब निर्वाचित सरकार नाम चेंज कर सकती है उत्तरांचल से उत्तराखंड, तो वो राजधानी कहाँ हो ये क्यों नहीं तय किया उन्होंने। ये कर्तव्य उनका था कि वो राजधानी तय करते पहले ही कैबिनेट में जी। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये गलती
अगर उनकी नहीं है, अरे वो तो निर्वाचित सरकार थी और ये कहा गया था कि जो पहली निर्वाचित सरकार होगी ये तय करेगी कि स्थायी राजधानी कहाँ होगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये भूल तो कांग्रेस ने की है। खाली विकास करने थे, हमने तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करके हमने गैरसैंण में और विकासशील व्यवस्था कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, वहां पर 2-3 बार लगातार विधानसभाओं का सत्र आहूत किया। ये जिम्मेदारी बढ़ रही है, जैसे जैसे वहाँ सुविधाएं बढ़ेगी निश्चित तौर पर, लेकिन सारा विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। सकारात्मक कैसे हो, हम 25 साल के हो गए, हम जब अगले 50 साल के होंगे तब हमारा रोड मैप क्या होगा, ये चिंतन का विषय है। ये हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे पर्यटन हो, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, मंथन करना चाहिए। बिल्कुल तेलूराम प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन रतूड़ी साहब मैं तो आपसे कहूंगा कि कम से कम कांग्रेस को आप ये बता ही दीजिए। कांग्रेस तमाम मुद्दों पर आपको घेरने का जैसे ही प्रयास करती है वैसे ही आप कह देते हैं हम कैबिनेट विस्तार करेंगे, कांग्रेस फिर उसी में उलझ जाती है। ये कम से कम आप स्पष्ट कर दीजिए ना कि कैबिनेट विस्तार करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो ये अब दिवाली समाप्त हो गई, इसके बाद हमारी कैबिनेट का विस्तार निश्चित तौर पर होने जा रहा है। आपके पार्टी के नेताओं को इतनी फिक्र हो ना हो, लेकिन कांग्रेस वाले कांग्रेस के जो नेता है वो निश्चित रूप से फिक्र कर रहे हैं कि आप आखिर विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। तमाम लोगों को अंदर आना है और बाहर जाना है, वो उस पर टिप्पणियां करेंगे तो आप कम से कम स्पष्ट आपको कर देना चाहिए। ठीक है पीसी थपलियाल जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, इस 25 वर्ष की यात्रा में अभी आपने कहा कि तमाम चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का भी सामना करना है और हर वर्ष उत्तराखंड तमाम प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करता है। विकास की तमाम जो योजनाएं बनती हैं, लेकिन 100% वो कुदरत की वजह से तमाम ऐसी योजनाएं हो जाती हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। सरकार किसी की भी हो, तमाम राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं और इच्छा शक्ति की भी बात होती है कि किन किन योजनाओं को प्रमुखता से और जनता से जुड़े जो योजनाएं हैं इन 25 सालों में, अभी जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि 25 साल बहुत भी नहीं है और कम भी नहीं है। इन 25 सालों में कम से कम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिल जानी चाहिए और जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो तो समय के साथ बढ़ते जाएंगे। थपलियाल साहब, देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो मैंने ये कहा था कि ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रयास, मैंने ये कहा था आपने कहा था प्रयास के प्रयास है। मीडिया में पूरी तौर से आया प्रयास किए जा रहे हैं, उनके प्रयास थे कि प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करें, महामहिम राष्ट्रपति भी संबोधित करें जी। लेकिन हमारा मानना है कि ये अनावश्यक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को एक विधानसभा को संबोधित करना, ये उसके कारण ये है कि हमारी जो राज्य सरकार है, ये सरकार हमेशा दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उनके कारण ये जीते हैं, यानी मोदी जी ने इनको जिताया है। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री रात में सोते हुए भी यशस्वी प्रधानमंत्री हर सेंटेंस में उनको यशस्वी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। अब यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत प्यार करते हैं इस उत्तराखंड को, तो उनको यहाँ पे आकर लोगों को ये बताना चाहिए कि मेरे कारण ये ऐसे लोग मैंने आपको दे दिए हैं जो इस राज्य को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर चुके हैं। इनको अभी जो आप पूछ रहे थे भारतीय जनता प्रवक्ता को कि आप ये बताइए कि कैबिनेट विस्तार तो इनका मुख्यमंत्री भी नहीं बता सकता कि कब होगा। वो तो दिल्ली के मठाधीश जब क्लियर करेंगे कि भाई हमें अब करो, क्योंकि जब चुनाव बहुत नजदीक होंगे तब ये हमेशा बदलते हैं नए चेहरे को गुमराह करने के लिए, जिससे कि हम भूल जाएं कि इस बंदे ने क्या क्या कर रखा है इस राज्य में, किस तरह से अटैचियां भर पड़ गए। ये उत्तराखंड एक ऐसा अभाग्य राज्य है जो केंद्र को सबसे ज्यादा, जो केंद्र में बैठा रहते हैं इनके मठाधीश, वहां सबसे ज्यादा धन मुहैया कराता है।
सबसे ज्यादा, और वही मुख्यमंत्री काबिज रहता है जो वहां पैसा पहुंचाता है। ये बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अरे मैं, क्योंकि ये राज्य देव भूमि है, बद्रीनाथ केदारनाथ साहब ये गंभीर आरोप है इस राज्य में क्या हो रहा है। पलियाल साहब ये गंभीर आरोप है कि अभी आपने कि आपदाएं तो आती रहती है, लेकिन आपदा आती रहती है अगर विजनरी नेतृत्व हो, विजनरी नेतृत्व हो तो इस राज्य में केंद्र सरकारों ने, पहले की सरकारों ने बड़े महत्वपूर्ण संस्थान हमें दे रखे हैं। हिमालयन जियोलॉजी वाडिया इंस्टीट्यूट दे रखा है, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो पल पल में पूरे हिमालय को वॉच कर सकता है वो दिया है, लेकिन हमारे जो नेतृत्व है वो उनसे संवाद स्थापित नहीं करता। हमारे लोग यहाँ पे वैज्ञानिक हमें बोलते हैं कि तुम्हारे से निकम्मे नेता तुमने बिठा रखे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि किस तरह से इस राज्य को आपदाओं से बचाया जा सकता है। यहाँ पे टिहरी डैम है और टिहरी डैम के चारों तरफ जो इनकैशमेंट एरिया है उसमें लैंड इरोशन किस तरह से रोकना है, हमारी सरकार ने आज दिन तक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मदद ही नहीं दी। उनके वैज्ञानिक बोलते हैं ये ऐसे बेवकूफ बैठा रखे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि किस तरह से जो गर्द जो मिट्टी झील में आ रही है किस तरह से रोका जाए। इन सरकारों को ये नहीं मालूम कि किस तरह से टिहरी की जो संवैधानिक अधिकार है हमारा बिजली का, उसको यूपी क्यों खा रहा है। क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करें। इन लोगों को यह नहीं मालूम कि हमें अति शीघ्र यहाँ पे राजधानी दे देनी चाहिए इस अभागे राज्य को, क्योंकि 25 साल बहुत ज्यादा होते हैं। किसी कह दो बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि 25 साल तुम बेवकूफ क्यों तो हमें, तुम रायपुर में तो एडमिन सिटी के नाम पे बेवकूफ बना रहे। ये एडमिट सिटी बनेगी, वो तो थैंक गॉड फॉरेस्ट ने जिसने की रोका इनको कि तुम जंगल मत काटो। जिसमें हम खुद धरने में बैठे। ठीक है, हम लोग जानते हैं इनके कुकर्मों को। ठीक है थपलियाल जी, ठीक है थपलियाल जी, आपकी बात आ गई। थपलियाल जी आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, ये तो थपलियाल जी ठीक ही कह रहे हैं कि 25 साल के बाद अगर अब तक ये निर्धारित नहीं हो पाया है, इस बात की लड़ाई है कि राजधानी कहाँ है, विधानसभा का सत्र यहाँ होना चाहिए या वहाँ होना चाहिए, या जो एक पूर्ण राजधानी जो होनी चाहिए। ये तो 25 साल काफी लंबा समय है और ये कम से कम एक प्रदेश को राजधानी मिल जानी चाहिए। दूसरी चीज जो थपलियाल जी ने कही कि दिल्ली की तरफ कोई भी सरकार हो, दिल्ली की तरफ देखती है, तो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, मुझे लगता है एनडी तिवारी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा रहा हो उत्तराखंड में, लेकिन जो सरकार जो बनी है उसमें जीत का श्रेय जो है वो केंद्र को ही गया, चाहे नरेंद्र मोदी के दौरान, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान जीत हासिल हुई हो, या कांग्रेस के शासनकाल में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी हो। केंद्र की तरफ तो हमेशा से ही देखा जाता रहा है, और उत्तराखंड के लिए तो यह भी कहा जाता था कि कोई भी एक व्यक्ति पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है, दिल्ली जब चाहती है मुख्यमंत्री बदल देती है। अरुण शर्मा जी, देखिए निश्चित तौर पर जब राज्य का आंदोलन हो रहा था तो गैरसैंण को केंद्र में रखकर, राजधानी के रूप में गैरसैंण को केंद्र में रखकर वो आंदोलन हुआ जी, और उसके बाद राज्य बना। तो तमाम जो आंदोलनकारी शक्तियां थी उनकी मांग थी बार बार कि इस गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए जी। तो किसी तरह बाद में कि सरकारों ने रायपुर में एक जमीन अलॉट करा दी फॉरेस्ट की, और वहां राजधानी बनने की बात हुई है, हालांकि अभी बनी नहीं है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर सही बात है कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं जी। और मुझे वो सत्र भी याद है जो विधानसभा सत्र गैरसैंण में हुआ था टेंट के अंदर, और उसमें तमाम लोगों ने जी उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत से कहा था कि आपके पास गोल्डन चांस है, आप यहां घोषणा कर दो कि गैरसैंण स्थायी राजधानी होगी जी। तो हरीश रावत का वहां जवाब था कि इंतजार करो, अगली बार हमारी सरकार बनेगी तब हम राजधानी की घोषणा करेंगे, कुछ मुद्दे अगले चुनाव के लिए भी छोड़ दो। ये हमारे सामने की बात थी। तो अगर हरीश रावत चाहते तो वो भी बना सकते थे जी। लेकिन
वो फैसला आज तक नहीं हुआ। भाजपा को निश्चित तौर पर यह श्रेय जाता है कि उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा तो की और वहां कुछ सत्र करवाए, भले ही साल में एक सत्र हो रहा है, और जो हाल में जो सत्र हुआ वो 1.5 दिन का हुआ, हम उसमें खुद मौजूद थे जी। तो वो सत्र वहां किस तरह निमटता है विधायक भी नहीं जाना चाहते, और अगर गलती से चले गए तो ये रहता है कितनी जल्दी सत्र खत्म हो, हम यहां से भाग लें, चाहे वो किसी पार्टी के विधायक हो। दूसरी चीज आपने कही तो मंत्रिमंडल वाली बात आप कर रहे थे, नहीं कुछ दूसरा बात आपने बोली थी मनोज। मैं कह रहा था कि दिल्ली की तरफ तो हर सरकार जो भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रही है वो दिल्ली की तरफ ही देखती है, वहीं से सारे इशारे और इशारे पर सरकार चलती, चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो। देखिए मनोज जी, एक बहुत साफ बात है कि उत्तराखंड में या तो बीजेपी की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार, रूप से, और इन दोनों के जो आला कमान है वो दिल्ली में बैठ, और निश्चित तौर पर कोई भी आला कमान ऐसा नहीं होता जो ये चाहेगा कि किसी को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। बिल्कुल, वो नकेल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बिल्कुल मैं नंगी बात बोल रहा हूं इस डिबेट में, वो नकेल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बनाया आज तक, जो उनकी उंगलियों के इशारे पर चल सके, कठपुतली कह सकते, एक तरह से कठपुतली हो। और वही स्थिति है, अगर आगे भी भविष्य में आप कोई मुख्यमंत्री देखेंगे जो भाजपा या कांग्रेस का होगा, वो दिल्ली डिसाइड करता है। उत्तराखंड की जनता का जो वोट देती है उनका कोई रोल नहीं होता वो मुख्यमंत्री बनाने में, ठीक है, भले ही कितना लोकप्रिय नेता हो, लेकिन कोई रोल नहीं। ठीक है अरुण सर, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ तेलुराम प्रधान जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, चर्चा के आखिरी समय में वो जुड़े हैं। तेलुराम प्रधान जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। आपसे अहम सवाल, जिस तरीके से उत्तराखंड 25 वर्षों की यात्रा कंप्लीट कर रहा है, इस 25 वर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? आपकी भी 10 साल सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही है, तमाम उपलब्धियां और तमाम चुनौतियां भी इन 25 सालों में उत्तराखंड ने देखी हैं। आपके नजर में इस 25 साल की यात्रा कैसी रही? फोन अनम्यूट कर लीजिए तेलुराम जी। फोन भी ठीक नहीं बन रहा उनका, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहना है कि 25 साल का युवा जब होता है वो बहुत सारी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने पर्याप्त साधनों से उस ऊंचाइयों तक पहुंचता है। 25 साल का युवा अपने रोजगार, अपने संयम और अपने घर गृहस्थी की तरफ जब कदम रखता है तो प्रफुल्ल संपन्न होता है। ऐसे ही हमारा उत्तराखंड राज्य 25 साल का तो हो गया है, लेकिन संपन्न नहीं कह सकते, क्योंकि जो राज्य में आंदोलनकारियों ने जो उद्देश्य रख करके अलग राज्य का निर्माण कराया और अपनी शहादत दी, महिलाओं के अपने अधिकार, युवाओं के रोजगार के अधिकार, और जिस प्रकार उत्तराखंड का सम्मान मिलना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से अभी तक वो सम्मान नहीं मिला है। आपकी भी सरकार रही है इसी दौरान। कांग्रेस पार्टी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर से गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, ऐसा मैंने सुना है जी। उससे तेलुराम जी आपने कहा कि किसी भी पार्टी ने इन तमाम जो गंभीर विषय थे इस पर चर्चा नहीं की। आपकी भी सरकार 10 साल लंबा समय होता है, थोड़ा नहीं होता। इन 10 सालों में इसका मतलब आपने भी वो सारे महत्वपूर्ण काम नहीं किए। मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड के लिए जितना किया जा सकता था किया, लेकिन अभी भी उत्तराखंड उन उम्मीदों की तरफ देख रहा है, अभी भी उपेक्षा का शिकार है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 साल से जो चली आ रही है सरकारें, दूसरे टर्म्स की अभी जो चलने वाली है, 2027 में फिर चुनाव हो जाएंगे, जनता को फिर गुमराह कर दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी अपनी सोच है कि उत्तराखंड के सपने पूरे करने के लिए उत्तराखंड के ही उद्देश्य हों, जो उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ, तो निर्माण को लेकर के अभी इससे पहले थपलियाल जी, शर्मा जी और अपने रतूड़ी साहब जो कह रहे थे उत्तराखंड को लेकर के जिस प्रकार चिंतित है, मेरी भी यही चिंता है कि जिन्होंने शहादत दी उनके सपने अभी तक पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो अभी कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, 10 साल पहले चली गई, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को यह निर्णय ले लेना चाहिए। क्यों देर कर रही है? कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है कि आप उत्तराखंड राज्य के हित में निर्णय ले। भाई तेलुराम जी, निश्चित रूप से सरकार मौजूदा समय में उनसे सवाल किए जाएंगे, लेकिन उन 10 सालों को भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम 25 साल की जब यात्रा की बात करेंगे तो 10 साल आपके भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जब जो थपलियाल साहब ने कही है
कि कम से कम अब 25 साल हो गए हैं और अब अपने पैर पर उत्तराखंड को खड़ा हो जाना चाहिए, हर फैसले के लिए उसके लिए दिल्ली की तरफ नहीं देखना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है धामी सरकार से कि धामी भी युवा हैं और धाकड़ हैं, अपना धाकड़पन उत्तराखंड की भोली भाली जनता को दिखाए जिन्होंने राज्य के निर्माण में शहादत दी। उनके जो परिवार के लोग हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे लिए ये संदेश जाएगा कि उत्तराखंड वास्तव में उत्तराखंड की सरकार चल रही है। ये केंद्र के द्वारा चलाई गई सरकार जो उनके अभी विकलांग तरीके से सरकार चल रही है। जिस प्रकार अभी तक तो ये अपने मंत्रिमंडल को पूरा नहीं कर पाए। आप धाकड़ भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार भी ठीक नहीं चला पा रही। मंत्रिमंडल इन्होंने नहीं दे रखा है, तो ये कैसे राज्य के सपने को पूरा करेंगे जब इनका शरीर बाजू ही अधूरी है। शरीर को कंप्लीट करके ही शरीर पूरा काम करता है। ये हरिद्वार में मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए हरिद्वार को भी प्रतिनिधित्व मंडल दे और जो निर्णय लेने हैं जो राज्य के हित में निर्णय होंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के शीर्ष नेता वो समर्थन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तेलूराम प्रधान जी, बहुत शुक्रिया। आप आगे समय इजाजत नहीं देता है। थपलियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अरुण शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया और रतूड़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है उत्तराखंड और 25 वर्ष की इस यात्रा में उत्तराखंड को तमाम उपलब्धियां हासिल हुई हैं, तमाम काम हुए हैं, तमाम अभी काम होने हैं और एक विशेष राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड, जो मुख्यमंत्री धामी लगातार कह रहे हैं कि उसको सर्वश्रेष्ठ राज्य, विशेष राज्य की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और इस विशेष सत्र में निश्चित रूप से इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है कि अब इन 25 साल की यात्रा में हमने किस तरीके के फैसले लिए हैं, उस पर विश्लेषण होगा। क्या आने वाले समय में चुनौतियां हैं और कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।